आज की इस गहन चर्चा में हम बस कुछ पुरानी तारीखों या राजाओं के नामों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मतलब हमारे पास वास्को डी गामा की यात्रा से जुड़े जो दस्तावेज हैं, जो ऐतिहासिक नोट्स हैं, उनका विश्लेषण करते हुए हमारा उद्देश्य एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब खोजना है। हाँ, और वो सवाल ये है कि कैसे रसोई में इस्तेमाल होने वाली साधारण काली मिर्च और दालचीनी की चाहत ने दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ मसालों के व्यापार की कहानी नहीं है। जो सोर्स हम आज खंगाल रहे हैं, vascodigama.pdf, उससे पता चलता है कि ये इंसानी हताशा और दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं के बीच के टकराव की कहानी है। सही कहा। हम अक्सर इतिहास में महान खोजकर्ताओं को एक हीरो की तरह देखते हैं, जिनके पास हर चीज की एक ठोस योजना थी। लेकिन असलियत में ये पूरी यात्रा अनिश्चितताओं और भयानक बीमारियों से घिरी हुई थी। हाँ, और यही बात इस चर्चा को इतना रोमांचक बनाती है। मतलब जिस व्यक्ति ने पहली बार यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोजा, उसके बारे में एक ऐसी घटना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। भारत पहुंचने के बाद एक बिल्कुल अनजान मंदिर में उसका जीवन लगभग खत्म ही होने वाला था। वो भी सिर्फ एक छोटी सी शारीरिक अपूर्णता की वजह से। ये सोचना भी अजीब लगता है कि इतिहास का इतना बड़ा मोड़ महज एक इंसान के शरीर की कमी पर टिका हुआ था। तो चलिए, इस रहस्यमयी घटना तक पहुंचने से पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसने इस यात्रा को जन्म दिया। तो सबसे पहले 1460 के दशक के पुर्तगाल की तरफ चलते हैं। हाँ, साइंसना नाम के एक छोटे से तटीय शहर में वास्को डी गामा का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब पूरा यूरोप भारत के नाम से एक अजीब सा सम्मोहन महसूस करता था। भारत उनके लिए एक मिथक और हकीकत के बीच की चीज था। आखिर उस समय यूरोप के समाज में ऐसा क्या चल रहा था जो उन्हें भारत की तरफ इतनी शिद्दत से खींच रहा था? और हम मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था को देखें तो भारत उनके लिए किसी जादुई खजाने से कम नहीं था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खजाना सोना या चांदी नहीं था। तो फिर वो खजाना क्या था? वो खजाना था मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जावित्री और इलायची। आज हमारे लिए ये बहुत आम चीजें हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी के यूरोप में मसालों की हैसियत आज के दौर के कच्चे तेल जैसी थी, या शायद उससे भी ज्यादा कीमती। मतलब मसालों को सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज समझना तो इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी, है ना? बिल्कुल। उस दौर में मसालों का उपयोग कई स्तरों पर होता था। यूरोप की सर्द सर्दियों में जब पशुओं को जिंदा रखना मुश्किल हो जाता था, तो बड़े पैमाने पर मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का लेप लगाया जाता था। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि मसालों का इस्तेमाल औषधियों में और इत्र बनाने में भी होता था। एकदम सही। लेकिन इन सबसे ऊपर यूरोप के अमीर वर्ग के लिए काली मिर्च का होना उनके रुतबे का सबसे बड़ा प्रतीक था। मसालों की कीमत इतनी आसमान छूती थी कि कई बार इसे सोने के भाव तौला जाता था। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। मैं ये सोच रहा था कि मसाले तो सदियों से यूरोप पहुंच ही रहे थे ना। प्राचीन रोम के समय से व्यापार चल रहा था। हाँ, व्यापार तो चल रहा था। तो फिर अचानक 15वीं सदी के अंत में एक नए रास्ते की इतनी हताशा क्यों पैदा हो गई? और यहीं पर अर्थशास्त्र और भूगोल का सबसे बड़ा पेंच फंसता है। उस समय भारत और यूरोप के बीच जो भी व्यापार होता था वो मुख्य रूप से जमीन के रास्ते या लाल सागर के जरिए होता था। अच्छा। इस पूरे व्यापारिक मार्ग पर अरब व्यापारियों और बाद में ऑटोमन साम्राज्य का कड़ा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ये एक पूरी तरह से मोनोपोली थी। मतलब यूरोप और भारत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो कल्पना की जा सकती है कि कोई गैजेट खरीदना हो, लेकिन वो उत्पाद बनाने वाले से लेकर खरीदार तक पहुंचने के बीच में 10 अलग-अलग बिचौलिए बैठे हों। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है और हर बिचौलिया अपना भारी मुनाफा वसूल रहा था। तो जब तक काली मिर्च भारत के केरल तट से निकलकर वेनिस के व्यापारियों के हाथों से गुजरते हुए पश्चिमी यूरोप तक पहुंचती, तब तक उसकी कीमत मूल दाम से हजारों गुना बढ़ चुकी होती थी। बिल्कुल। और पश्चिमी यूरोप के देशों, खासकर पुर्तगाल और स्पेन को ये बात बहुत गहराई से चुभ रही थी कि उन्हें इन मसालों के लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस पूरे नेटवर्क पर उनका कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। वे पूरी तरह से दूसरों के रहमो करम पर थे। और यही वो हताशा थी जिसने पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसे उस समय शायद पूर्ण पागलपन माना गया होगा। हाँ, उन्होंने तय किया कि जमीन का वो पुराना रास्ता छोड़ दो, बिचौलियों को भूल जाओ, हम भारत तक सीधे समुद्र के रास्ते पहुंचेंगे। 1497 में वास्को डी गामा 4 जहाज़ों और लगभग 170 नाविकों के दल के साथ पुर्तगाल से इस जानलेवा मिशन पर निकल पड़ा।
इस फैसले के पीछे के दुस्साहस को समझना बहुत जरूरी है। इसे आज के किसी बहुत खतरनाक स्पेस मिशन से जोड़कर देखा जा सकता है, बल्कि मेरी नज़र में ये उससे भी ज्यादा अनिश्चित था। क्योंकि उन नाविकों के पास आज की तरह कोई जीपीएस या रडार नहीं था। सही कहा। वे लकड़ी के छोटे जहाज़ों में तारों की स्थिति और हवाओं के रुख के भरोसे एक ऐसे महासागर में उतर रहे थे जिसका कोई नक्शा उनके पास नहीं था। दस्तावेजों में इस समुद्री यात्रा का जो विवरण मिलता है वो वाकई डरावना है। ये कोई कुछ हफ्तों का सफर नहीं था। हम 10 महीने तक खुले समंदर में हर पल मौत का सामना करने की बात कर रहे हैं। वो जीवन किसी जीवित नर्क से कम नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन समंदर की लहरें नहीं थीं, बल्कि स्कर्वी नाम की बीमारी थी। उस समय विटामिन सी के बारे में तो कोई नहीं जानता था। बिल्कुल नहीं। ताज़ा फल और सब्जियां खत्म होने के बाद नाविकों के शरीर अंदर से गलने लगे थे। उनके मसूड़ों से खून बहता था, दांत गिर जाते थे। महीनों तक उन्हें सड़ा हुआ पानी और कीड़े लगा हुआ सूखा राशन खाना पड़ता था। और वास्को डी गामा के आधे से ज्यादा नाविक इसी बीमारी के कारण समुद्र में ही तड़प तड़प कर मर गए। इसके अलावा उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को भी पार करना था, जिसे आज केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ये नाम सुनकर बहुत सकारात्मकता का एहसास होता है, लेकिन इतिहास बताता है कि इसे पार करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वास्तव में इस जगह का मूल नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप रखा गया था। वहां अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं और हिंद महासागर की गर्म धाराएं आपस में टकराती हैं, जिससे समंदर में जो भयानक उथल पुथल मचती है वो बड़े बड़े जहाजों को तिनके की तरह तोड़ सकती है। हाँ, उन छोटी लकड़ी की नाव में खूंखार समंदर को पार करना सिर्फ नेविगेशन नहीं था, बल्कि अकल्पनीय मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का परीक्षण था। और इस सारी यातना को झेलने के बाद अंततः 20 मई 1498 का वो दिन आता है। वास्को डी गामा अपने बचे खुचे बीमार नाविकों और टूटे हुए जहाजों के साथ भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचता है, जिसे आज कोझिकोड कहते हैं। एक नए युग का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन दरवाजा खुलने का मतलब ये नहीं था कि अंदर सब कुछ उनके लिए तैयार था। कालीकट उस समय एक बेहद समृद्ध और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। वहां के शासक, जिन्हें जमोरिन कहा जाता था, उनका साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। अब जरा उस दृश्य के बारे में सोचें। हाँ, कालीकट के बाजारों में रेशम, मसाले और सोने का व्यापार करने वाले अमीर अरबी व्यापारी मौजूद हैं। और उनके बीच ये थके हारे, बीमार और महीनों से बिना नहाए धोए फटेहाल पुर्तगाली नाविक पहुंचते हैं। यह एक बहुत ही विचित्र टकराव रहा होगा। बिल्कुल। और ये सांस्कृतिक टकराव जल्दी ही एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वे कालीकट के शुरुआती दिनों की एक घटना का जिक्र करते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। हाँ, जब गामा कालीकट के आसपास के इलाके का जायजा ले रहा था, तब स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे खींचकर एक बहुत ही रहस्यमयी और अनजान मंदिर में ले गए। यहाँ जो सबसे बड़ी दीवार थी वो भाषा और संस्कृति की थी। वास्को डी गामा स्थानीय मलयालम भाषा का एक भी शब्द नहीं जानता था। उसे भारतीय धार्मिक मान्यताओं या अनुष्ठानों की रत्ती भर भी समझ नहीं थी। जब उसे उस अंधेरे मंदिर में ले जाया गया जहाँ कोई स्थानीय अनुष्ठान चल रहा था, तो उसके दिमाग ने उस दृश्य को अपनी यूरोपीय समझ के अनुसार डिकोड किया। और वो डिकोडिंग पूरी तरह से खौफ और मौत के डर से भरी हुई थी। दस्तावेज बताते हैं कि गामा को लगा कि ये कोई आदिम अनुष्ठान है जहां उसकी बलि दी जाने वाली है। पहले उसके हाथ कसकर बांधे गए, फिर उसके पैर बांधे गए और उसे एक देवी की मूर्ति के सामने जमीन पर लिटा दिया गया था। वास्को डी गामा, जिसने इतने बड़े समंदर को मात दी थी, उसने मान लिया था कि उसकी यात्रा आज इसी मंदिर की जमीन पर खत्म होने वाली है। लेकिन यही हमें एक विश्लेषक के तौर पर रुककर थोड़ा गहराई से देखना चाहिए। क्या वास्तव में उसकी बलि दी जाने वाली थी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या ये सचमुच बलि की तैयारी थी या महज वास्को डी गामा के दिमाग का डर और एक विशाल सांस्कृतिक गलतफहमी थी? ऐतिहासिक हलकों में इसे लेकर काफी बहस है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद वहां कोई गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो जहां इन विदेशियों को देखकर स्थानीय लोग उग्र हो गए हों। ये भी संभव है। लेकिन कई आधुनिक विशेषज्ञ ये तर्क देते हैं कि ये घटना शायद कभी इस तरह से घटी ही ना हो सकता है कि ये पुर्तगाली दस्तावेजों में जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी हो, ताकि पूर्वी संस्कृतियों को खतरनाक साबित किया जा सके और भविष्य में उन पर कब्जा करने को जायज ठहराया जा सके। बिल्कुल, ये कूटनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ये बहुत संभव है कि इतिहास को विजेताओं ने अपने नजरिए से रंग दिया हो, लेकिन अगर हम इस घटना को उसी रूप में देखें जैसा दर्ज किया गया है,
तो जो उस समय गामा के मन में खौफ था वो तो असली था। हाँ, खौफ तो बिल्कुल असली था। और फिर अचानक उस शोरगुल के बीच कोई चिल्लाता है कि रुक जाओ, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। और इसका कारण कोई कूटनीति नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीबोगरीब शारीरिक तथ्य था। हाँ, उस व्यक्ति ने ध्यान दिया कि वास्को डी गामा के हाथ की एक उंगली कटी हुई है। वो शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है। एक कटी हुई उंगली ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई विशिष्ट धार्मिक मान्यता थी? कई प्राचीन मान्यताओं में ये कड़ा नियम होता था कि अर्पित की जाने वाली बलि शारीरिक रूप से एकदम दोष रहित होनी चाहिए। शरीर में कोई अपंगता या अपूर्णता नहीं होनी चाहिए। उस एक कटी हुई उंगली ने गामा को उस अनुष्ठान के लिए अयोग्य बना दिया। एक छोटी सी शारीरिक कमी ने एक इंसान की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो लोगों को समझ आ गया कि ये व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है, बल्कि एक विदेशी यात्री है जो रास्ता भटक गया है, और उन्होंने उसे छोड़ दिया। ये घटना हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अनजान जमीनों पर कदम रखना कितना अनिश्चित था। एक छोटी सी गलतफहमी इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। हाँ, और इस अनुभव से गुजरने के बाद अंततः वो कूटनीतिक मुलाकात होती है जिसका पुर्तगाल को इंतजार था। वास्को डी गामा को जमोरन के भव्य दरबार में पेश किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो मुलाकात भी कोई बहुत सफल या कूटनीतिक रूप से शानदार नहीं रही। जमोरन, जो कि कीमती रत्नों और शुद्ध सोने का व्यापार करने का आदी था, उसे वास्को डी गामा ने जो उपहार दिए वे बहुत ही साधारण लगे। जैसे पीतल के बर्तन, सूती कपड़े, शहद और चीनी। जमोरन के दरबारियों ने इन उपहारों को देखकर हिकारत से मुंह फेर लिया और उनका मजाक भी उड़ाया। यह पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा अपमान था। लेकिन इन सब गलत फहमियों के बावजूद वास्को डी गामा कालीकट के बाजारों से कुछ मसाले खरीदने में सफल रहा। और जब वो अपना वापसी का सफर तय करके वापस यूरोप पहुंचता है, मैं कहूंगा कि ये वो सटीक बिंदु है जहां पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। इसमें कोई शक नहीं है, वापसी का सफर भी कम दर्दनाक नहीं था। कई और लोग मारे गए। लेकिन जब गामा मसालों से भरे उन जहाज़ों को लेकर लिस्बन पहुंचा तो जो मुनाफा कमाया गया उसने पूरे यूरोप के शासकों की नींद उड़ा दी। इस पूरी लंबी यात्रा और नुकसान का सारा खर्च निकालने के बाद भी पुर्तगाल को अपने निवेश पर 60 गुना से ज्यादा का मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा अर्थशास्त्र के इतिहास में एक महाविस्फोट था। ये कोई साधारण व्यापार नहीं था। यहीं से आधुनिक वैश्विक पूंजीवाद और आगे चलकर उपनिवेशवाद का बीज बोया गया। इस मुनाफे ने हर राजा के दिमाग में ये बात डाल दी कि भारत पहुंचने का ये नया समुद्री रास्ता दौलत की चाबी है। सदियों से चला आ रहा अरब व्यापारियों का एकाधिकार एक ही झटके में टूट गया और इसने विश्व शक्ति के केंद्र को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। जो यूरोप अब तक व्यापारिक नक्शे पर हाशिए पर था, वो अचानक दुनिया के केंद्र में आ गया। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए और अंततः ब्रिटिश आए। और उसके बाद के 400 सालों का औपनिवेशिक इतिहास हम सब जानते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक घटना का सार यही है कि इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। ये असीम मानवीय महत्वाकांक्षा और कभी-कभी महज एक संयोग का एक बेहद जटिल ताना बाना है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए दस्तावेजों के इस विश्लेषण से हटकर एक नया विचार सामने आता है। उस दौर में जमीन के रास्ते पर बैठे कुछ बिचौलियों के एकाधिकार ने पूरे यूरोप को महासागरों की तरफ धकेल दिया। हाँ, एक बंद व्यापारिक रास्ते ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अगर आज की आधुनिक दुनिया पर नजर डालें तो पाएंगे कि हम आज भी ऐसे ही नाजुक व्यापारिक रास्तों पर निर्भर है। जैसे कि मिस्र की स्वेज नहर, जहां से दुनिया का ज्यादातर माल गुजरता है, या फिर मलक्का जल संधि, जिस पर एशिया का पूरा तेल व्यापार टिका है। आज हमारी अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं गिने चुने रास्तों से होकर गुजरती हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। जरा सोचने वाली बात है, अगर आज कोई भू राजनीतिक संकट इन आधुनिक व्यापारिक रास्तों को लंबे समय के लिए बंद कर दे तो क्या होगा? क्या हम भी एक नए वैश्विक परिवर्तन से बस एक ब्लॉक किए गए रास्ते की दूरी पर हैं? ये सवाल हमें एहसास कराता है कि वैश्विक व्यापार की कमजोरियां आज भी काफी हद तक वैसी ही हैं जैसी 15वीं सदी में थीं। क्या एक बार फिर इतिहास किसी नए रास्ते की तलाश में खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ इतिहास के सफर को आज हम यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी नए विषय और एक नए नजरिए के साथ फिर लौटेंगे।